नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चलती है रात 8:30 बजे। यहाँ पर हिंदी के टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर कवर होता है। और यहाँ पर देखिए सभी चैप्टरों का यहाँ पर इंक्लूड करके क्वेश्चंस लाए जाते हैं, ताकि आपके हर चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया है वा का उच्चारण स्थान है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प आपका दिया गया है, यहाँ पर दंत दिया गया है। दंत में तो देखिए आपका ता वर्ग आता है ना। दंत में आपका ता वर्ग आता है। और ओष्ठ की बात करेंगे, यहाँ पर पा वर्ग आता है ना। इसमें तो आपका ता वर्ग है, ठीक है ना, ता वर्ग आपका आएगा। इसमें आपका ओष्ठ में आपका क्या आता है? पा वर्ग आएगा पूरा। दंतोष्ठ में देखिए, दंतोष्ठ आपका होता क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। और इसमें आपका क्या आता है? वाह आता है, ठीक है ना। वाह दंतोष्ठ में क्या आता है? वाह। ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा सी नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया गया। राधे कृष्णा सभी को, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। आप देख सकते हैं दंत में हमने बताया था ता वर्ग है, ओष्ठ में पा है, कंठोष्ठ में ओ और आता है, कंठ तालब्य में आपका ए और आय आता है। ये भी आपको याद रखना, ए और आय किसमें आता है? कंठ तालब्य में आता है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछा गया द्रग। द्रग का वर्ण विच्छेद क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का आपको वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले ही आपका सही होगा। दा, फिर री है, फिर आधा गा। ये जो देखिए जो गा में हलंत लगा हुआ है ना, ये स्वर रहित आपका व्यंजन लिखा गया है, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे आपने यहाँ पर का लिखा है ना, तो का में क्या है? स्वर व्यंजन भी है। अगर इसको आपने का को अगर ऐसे लिख दिया ये, तो ये क्या, ये आपका क्या होता है? जब हलंत लगा देते हैं यानी स्वर रहित है, यानी इसको व्यंजन बोलेंगे। अगला प्रश्न बताइए। बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो विकल्प है आपका अल्प विराम चिन्ह को प्रदर्शित करता है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर देना है कौन सा अल्प विराम। यहाँ पर देखिए आपको आपके चार सामने आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही है। देखिए हमने बताया जो कामा आप लगाते हैं ना, वो आपका अल्प विराम होता है। लेकिन अगर पॉइंट ऊपर लगा है फिर कामा लगा रहे हैं तो ये अर्ध विराम होता है। तो ये अर्ध विराम है, नीचे वाला आंसर आपका है अल्प विराम का। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। ये आपको पॉइंट बना हुआ है, लाघव चिन्ह कह सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका है ये तो आप विस्मयादि बोधक साइन है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है ना। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब बिल्कुल सही है। अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। षष्टम में माँ में यहाँ पर अगर हलंत लगा होता तब ये सही हो जाता, माँ में नहीं लगा है इसलिए गलत है। पूजनी नहीं पूजनी होता है ना, ये भी आपका क्या गलती लिखा हुआ है। आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं आनुषंगिक होता है। तो इसलिए यहाँ पर सारे विकल्प गलत हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अशुद्ध आपको बताना है, अशुद्ध कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का कमेंट करना है। तो देखिए आनुषंगिक की बात करेंगे तो आपका सही लिखा हुआ है। आध्यात्मिक भी आपका सही लिखा हुआ है, दायित्व भी सही लिखा हुआ है। ऐतिहासिक आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ऐतिहासिक, है ना, इस तरीके से लिखते हैं ऐतिहासिक, यानी इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए आपका जातिवाचक होगा, पूरे पूरे जाति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य। इस सब एग्जाम के देखिए पूछे हुए प्रश्न है, अभी हाल ही में रिसेंटली पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सूर्य का जो भाववाचक संज्ञा होता है क्या होता है? सौर्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना, मना की भाववाचक संज्ञा होती है मनाही। क्या होती है? मनाही। ऑप्शन नंबर सही है आपका ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए जवाब देना है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का, तो बाप का होता है आपका बपौती। रिपीटेड प्रश्न है, करवा चुके हैं इसके पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा? कोई, कौन, जो और वह, ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर संबंधवाचक में आपके जो, सो, है ना, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जो, सो, जिस, जिसने, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही है।
हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप दे सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे आपका जो, सो, जिस, जिसने, जिसको, जिसके। ये अगर आपको शब्द कहीं दिख जाए तो आप समझ जाइएगा संबंधवाचक सर्वनाम ही आपका आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा है। 11 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए जिस, अभी हमने जस्ट आपको शब्द बताए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर आपको बताना सर्वनाम। देखिए सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं, है ना, ये भी देखिए आपको याद रखना है। पुरुषवाचक में आपके उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने आता है ना, यहाँ पर आप दे सकते हैं। मध्यम पुरुष में आपका तू, तुम, तुमको, आपको। अन्य पुरुष में ये सब आपके आ रहे हैं, वह, वे, उन। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई। संबंधवाचक में देखिए जो और सो, ये आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्नवाचक में जानते ही है कौन क्या से आपका स्टार्ट होता है, और निजवाचक में आप होता है। इस तरीके से आप पूरा टेबल का अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 12 नंबर का जवाब देना है। तो 12 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है। अनगिनत तारे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया गया है तीसरा ऑप्शन प्रकृति, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, बाकी सब आपके पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, ये सब है, लेकिन जो नाम बोधक लिखा हुआ है ना, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। 15 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नाम बोधक होगा। अगला प्रश्न बताइए। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द का यहाँ पर लिखा कौन सा विस्मयादि बोधक है। देखिए यहाँ पर आपके साइन तो आपको दिख रहा है विस्मयादि बोधक का, तो आपको आइडिया लग गया होगा ये विस्मयादि बोधक है, लेकिन कौन सा है, संबोधन है, चेतावनी है, धिक्कार है या विस्मय है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना हटो, हटो यानी इसका मतलब क्या, चेतावनी से रिलेटेड करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। जिनका भी 16 नंबर का बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमने यहाँ पर शब्द आपके सामने दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है विस्मय, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। और यहाँ पर देखिए विस्मय, आश्चर्य में अहो, अरे, ये सब आते हैं। शोक में आपका हाय, उफ आएगा। प्रशंसा जब होती है ना, शाबाश आदि सुंदर वर्ड आते हैं। और चेतावनी में बचो, हटो और सावधान। संवेदना की बात करेंगे, हाय हाय, तौबा तौबा। तिरस्कार में छी छी, इस तरीके का आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो विकल्प आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी नंबर सनक। सनक आपका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आएगा, बाकी सब आपके पुल्लिंग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो देखिए अपवाद की अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा, अपवाद में देखेंगे तो छोटी ई आप ले लीजिए, बड़ी ई ले लीजिए, है ना, और आपका ऋषि वाला, ये सब आपके क्या है, यही आपके अपवाद है, एक्सेप्शन है, बाकी तो सब पुल्लिंग में ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पर कह सकते हैं, है ना, वर्णमाला के अक्षरों नाम किस लिंग में होते हैं, पुल्लिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों नाम पुल्लिंग में ही होते हैं, बस ये आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, बाकी सब आपके पुल्लिंग में ही होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही शब्द आपको निर्दिष्ट करना है। लिखा हुआ है अधिकारी, कुर्सी रिक्त स्थान है, और आपको बताना है बैठा है में होगा, के ऊपर बैठा है या के साथ या पर। चलिए कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहाँ पर में, पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। इकाई का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था, इकाई का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। इकाई का आपका दहाई होता है, हाँ ना, बिल्कुल सही है, इकाई दहाई। अगला प्रश्न बताइए। वादी शब्द का विलोम क्या होगा। तो वादी का होता है, हाँ 21 नंबर का यहाँ पर कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। वादी का विलोम आपका होता है प्रतिवादी। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर पूछा गया मार शब्द पर्यायवाची है। मार जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है।
तो याद रखिएगा ये आपका अनंग का पर्यायवाची है, अनंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्प का पर्यायवाची। देखिए यहाँ पर बताना है दर्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो दर्प का पर्यायवाची जो आपका है यहाँ पर आंसर जाएगा अहंकार, ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अनंग का आशय कामदेव से है, बिल्कुल सही बात है ना, कामदेव से मतलब बिल्कुल सही बताया था। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जो सूर्य है, योगी है और श्वेत, ये तीनों देखिए आपके हंस के क्या है, पर्यायवाची है। ये आपके हंस के क्या है, पर्यायवाची है। ये सब आपके पर्यायवाची है। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए के सही अर्थ भेद का चयन करना है। एक तरफ आपका अंबुज है, दूसरी तरफ अंबुद है, ठीक है ना, अंबुज और अंबुद दोनों का डिफरेंस बताइए, अर्थ है भेद बताना क्या होगा। 25 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर, बिल्कुल सही है। अंबुज मतलब कमल, अंबुद मतलब बादल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बहुत बार हमने बताया प्रयोग के आधार पर शब्द के सिर्फ दो ही भेद है, एक आपका विकारी होता है, एक आपका अविकारी होता है। अविकारी अविकारी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न बताइए चिर और चीर का क्या अर्थ होता है। अब देखिए इनके नाम से ही आपके दिमाग में याद आ गया होगा, एक चिर है और एक चीर है ना। तो चीर मतलब कपड़ा होता है और चिर मतलब होता है पुराना। विकल्प जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है 27 नंबर का सी, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए 28 नंबर का। और बिल्कुल सही है, ए नंबर कह रहे हैं अकिंचन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए मदिरा जो आप जानते हैं शराब होती है मदिरा, और पीने का जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द आप क्या यूज करेंगे। और यहाँ पर 29 नंबर का काफी लोग जवाब आ रहा है, कह रहे हैं बी नंबर, है ना। तो 29 नंबर का बी नहीं होगा, चषक होगा, लेकिन चषक इस वाला ऐसे होता है, ये चषक है ना। ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप लोगों ने मदिरा का प्याला अगर नहीं देखा है चषक, तो हम आपको थोड़ा कोशिश करेंगे चषक की इमेज दिखाने की, ताकि आप देख लीजिए अगर आप चषक कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इमेज को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये इस तरीके से प्याला बना रहेगा, इस तरीके से, और ये चषक का प्याला, इसमें लोग मदिरा वगैरह पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है तत्सम और तद्भव का कौन से युग में सही है ना। ये आपको बताना है तत्सम तद्भव कौन से युग में सही है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा 30 नंबर का। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए, है ना, कुछ ही और कोक, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, आपका सी नंबर है। अगर हम बात करते हैं तद्भव की, जो आपका एक कड़ाह जो तद्भव है ना, ये तद्भव है, ठीक है ना, ये तद्भव लिखा हुआ है, ये आपका तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है, कड़ाह जो आपका है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कटाह होता है। क्या होता है, कटाह होता है, कटाह, ठीक है ना, कटाह होता है। इसी प्रकार कैथ, कैथ जो होता है कैथा लिखा है, कैथ का होता है आपका कपित होता है, आठ का अष्ट होता है, यानी सब गलत ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न बताइए मन को, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ डी नंबर में इसमें, अच्छा डी नंबर देख लीजिए। डी नंबर में दिक्कत ये है, जो कपित लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कैथ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कैथ, है ना, यहाँ पर कैथ होना चाहिए था, तब आपका सही होता। और ध्यान दीजिएगा कैथ आपका क्या है, यहाँ पर तद्भव है, ये आपका क्या है, तद्भव है। कैथ आपका तद्भव है, और ये आपका क्या है, ये आपका कपित क्या है, तत्सम है, ये आपका तत्सम में आता है, तत्सम में, ठीक है ना। तो तत्सम तद्भव में यहाँ कैथ लिखा होता तो सही हो जाता, कैथा लिखा है ना, इसलिए आपका नहीं होगा। तो अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर डी इसलिए हमने नहीं लगाया था। चलिए अगला प्रश्न बताइए मन को रहने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों का आंसर बताना है। तो आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे मनोहर होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया मनोहर। अगला प्रश्न बताइए दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से अगर परिवर्तन होगा तो उसे हम संधि कहते हैं, कई बार बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कथन आपका गलत है। गलत वाला देखिए आपको कथन बताना है, राइट आंसर बताइए संधि में दो पक्षों का मेल होता है। और दूसरा विकल्प आपका लिखा हुआ है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही हमको लग रही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए सही बात है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए।
देख लेते हैं आंसर आ रहा है सभी का। कुछ लोग सी मार रहे हैं। 33 का सी इसलिए नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आपका आंसर दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो शब्द परिवर्तन होता है उसी को तो हम संधि कहते हैं, और संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है ना, परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका क्या है, गलत है। ठीक है ना, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मनमाना में कौन समास है? मनमाना, मनमाना का मतलब होता है मन के अनुसार। अब मन के अनुसार यानी इसका मतलब आपका आंसर होगा अव्ययी भाव, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? तो देखिए सरल रूप आपको बताना है। सरल वाक्य जब भी होगा उसमें एक ही क्रिया यूज होगी, और यहाँ पर विकल्प आपको बी नंबर दिख रहा है, दंड से बचने के लिए वो भाग गया, यानी आंसर आपका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? है ना, सब पद अगर प्रधान रहेंगे ना तो उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता भाई बहन दिन रात, है ना, दोनों के दोनों आपके शब्द क्या होते हैं? दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए छाटिए, और आपको कमेंट करना, लिखा हुआ है हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। और हाँ बिल्कुल सही है, दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल बात सही है। चलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक से जरूर कर दीजिएगा। 37 नंबर का देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये आपका क्या शुद्ध है। अब आप कहेंगे एबीसी क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए था हम अवश्य जाएंगे। हम अवश्य जाएंगे ये शब्द आपका अगर आपके नहीं आते तो आपके ये सही हो जाता। ऐसा कहना आपकी भूल है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ऐसा, ऐसा कहना आपकी भूल है। और मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, ये वर्ड नहीं आता, तब ये आपके सही हो जाते। इस वजह से आपके कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर आपका उग्र होगा। सौम्य का विलोम क्या होता है? उग्र होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? देखिए साहित्य में रस का मतलब क्या होता है? साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ होता ही है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसी को तो हम रस कहते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। अब साहित्य की मिठास वगैरह थोड़ा होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? है ना, क्रोध का पर्यायवाची बताइए। 40 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया, अमरस होगा। जिनका भी अमरस आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, चौपाई जो है ना, चौपाई, चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? देखिए कुछ लोग इसमें, यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है। चौपाई जो है कितनी मात्राओं का छंद है? हाँ यहाँ पर देखिए चौपाई जो आपका है ये आपका सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद है। यहाँ लिख दे रहे हैं सम मात्रिक, सममात्रिक, ठीक है ना, सम, इसमें बिल्कुल सही है ना। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 होती है, बिल्कुल सही है। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में भी आपके 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कैसा है? अर्ध सम, है ना, अर्ध सम मात्रिक छंद है आपको, ये भी आपको याद रखना है। अर्ध सम मात्रिक आपका ये छंद है। और इसके प्रथम और तृतीय, देखिए प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? दूसरे और चौथे में 11-11 होती है। ये भी आपको याद रखना है, दोहा सोरठे का उल्टा होता है, तो यह चीज आपने पढ़ा होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा की अगर हम बात करेंगे, सोरठा भी एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं। और दूसरे और चौथे में कितनी होती है? दूसरे चौथे में होती है 13-13, ठीक है ना। ये दोहे का उल्टा होता है, ये भी आपको याद रखना है, दोहे का उल्टा होता है। आंसर जाएगा विकल्प आपका बी के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में आप देख रहे हैं मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते से की गई है। मन यानी जिससे तुलना कर रहे हैं, उपमेय जिससे करते उपमान होता है। मन को पीपल के पत्ते के समान चंचल बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में यहाँ पर बताना है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब देखिए चांद पर थूकना, इस मुहावरे का आपको मतलब बताना है। ऑप्शन दिए गए, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना,
और अच्छा कार्य करना, मूर्खता पूर्ण व्यवहार, सामान्य के साथ असामान्य आचरण। चलिए 45-46 नंबर का कमेंट जल्दी से करिए। आंसर यहाँ पर क्या होगा? चांद पर थूकना। इस मुहावरे का मतलब यहाँ पर बिल्कुल सही है, अच्छे व्यक्ति की निंदा। अगर आप अच्छे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं तो समझ जाइए आप चांद पर थूकने के समान है। बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखेगा ना, तो उसे हम बोलते हैं अर्ध शासकीय पत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, डी नहीं होगा, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आपकी है आधुनिक काल। हाँ, यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आदिकाल होगा, बिल्कुल सही है। आदिकाल यहाँ पे बिल्कुल सही है, सॉरी आदिकाल, कल ही प्रश्न करवाया था ये। आदिकाल यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपका अबुल हसन है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अमीर खुसरो को जो टाइम पीरियड है, समय क्या है? तो देखिए अमीर खुसरो का जन्म आपका है 1253 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में हुआ था 1253 में। अब 1253 आप देख ही सकते हैं कौन शताब्दी में आएगा, 13वीं है ना, 13वीं शताब्दी होगा ना। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपके टॉप 50 प्रश्नों का जो सीरीज था, टेस्ट था, कंप्लीट हो गया है। और 50 में से हमने बताया कि आपके स्कोर 40 प्लस होना चाहिए। अगर आप 40 प्लस स्कोर ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है कह सकते हैं। और आप वीडियो एग्जाम की अगर वाकई में तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 40 प्लस स्कोर आपका है तो आपकी हिंदी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर इससे कम स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए, तैयारी करिए और अच्छे से। भाई कोई समस्या हो तो हम आपके सामने हमेशा हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।